बहुत जल्द 10th और 12th के रिजल्ट्स आने वाले हैं। इनफैक्ट बहुत सारे बोर्ड्स के तो आ भी चुके हैं। जो 10th में हैं वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें ताकि उनको फ्यूचर में हेल्प हो सके, और जो 12th के हैं वो अलग अलग कॉलेजेस के जो है एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो सबसे अच्छा है। लेकिन जब इस सब के बीच ऐसी खबरें आती हैं कि जो IIT और IIM है उसमें भी 100% प्लेसमेंट नहीं हो रहा, जो पैकेजेस हैं वो कम हो गए हैं, 15 to 30% हायरिंग कम हो गई है और जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनका आना कम हो रहा है, तो आई एम वरिड कि आगे क्या होने वाला है। इनफैक्ट इस समय ग्रेजुएट होना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, क्योंकि एज़ पर द रिपोर्ट फ्रॉम इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फॉर अ ग्रेजुएट डिग्री वो 29.1% है, जबकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अमंग द इलिटरेट इंडिविजुअल्स वो सिर्फ 3% है। यानी अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आपके अनएम्प्लॉयड होने के जो चांसेस हैं वो 9 टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो फिर क्या पॉइंट है इतने बड़े बड़े कॉलेजेस को चुनने का, क्या फ़ायदा है कि जब जो है एम्प्लॉयमेंट रेट जो है इतने बड़े कॉलेजेस में जाके भी 100% प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया के अंदर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इतना क्यों बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है और इसका क्या सोल्यूशन है। क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमेशा हर इलेक्शन में बहुत सारे प्रोमिसेस करती हैं, जिसमें से एक है अनएम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस। बोला गया था करोड़ों को रोजगार मिलेगा, पर मिलेगा ये नहीं पता था। मेरे विकास का 2 हिसाब। उनका कहना है कि अगर हम उन्हें वोट देंगे तो वो हमें रोजगार देंगे, बट कैसे, क्योंकि रोजगार तो है ही नहीं। इनफैक्ट कुछ पार्टीज़ तो अपनी बात से भी मुकर गई हैं। एक टाइम पे उन्होंने वादा किया था कि हमें जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इंडिया का विकास होगा, वो विकास की सरकार है, लेकिन शायद इस विकास के अंदर जो है जॉब प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट देना शामिल नहीं है। वो सिर्फ कंट्री का विकास कर रहे हैं, लोगों का विकास हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से उनके वादों पे भरोसा करना है या नहीं ये आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए भाई, अपना घर भी तो सबको चलाना है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में इन टोटल 141.72 करोड़ लोग हैं, जिसमें से सिर्फ 44.35% लोग ही एम्प्लॉयड हैं। अगर हम इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो मार्च 2023 तक इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी एज़ पर दी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इट स्टूड एट 8.11%। और अगर हम डिवाइड करके देखें तो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.93% है, जबकि जो रूरल एरिया है वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ी कम है, इट इज़ एट 7.44%। और वो स्टेट्स जहाँ पर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया के अंदर, इट इंक्लूड्स हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें कि कौन सी यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो वो है दिल्ली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार मैं ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या कह रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है, कैसे देखा जाता है कि किस जगह कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है ये बेसिकली परसेंटेज होता है लेबर फोर्स का जो कि अनएम्प्लॉयड है। अब अगर हम लेबर फोर्स की बात करें तो ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं या तो वो एम्प्लॉयड होते हैं या फिर एक्टिवली सीक कर रहे होते हैं एम्प्लॉयमेंट को। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है ये की इंडिकेटर होता है ऑफ द हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी और रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी जॉब्स अवेलेबल है और ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका क्या लेवल है। और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात जो है वो है इंडिया के यूथ के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे ज़्यादा जो है यूथ के अंदर है, जो नौजवान लोग हैं उसके अंदर है। इट इज़ 83% ऑफ द अनएम्प्लॉयड वर्क फोर्स, यानी ज़्यादातर लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यूथ है, वो नौजवान लोग हैं। तो जो यंगस्टर्स हैं विद देयर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, तो उनका जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है वो डबल हो गया है फ्रॉम 35.2% इन द ईयर 2000 टू 65.7% इन 2022। यानी 2000 से लेकर 2022 तक जो यूथ के अंदर, जो यंगस्टर्स के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो जस्ट डबल हो गया है। रिसेंटली जो इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका टाइटल है
इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। तो ये जो रिपोर्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हाईलाइट करती है कि इंडिया का जो यूथ है वो अभी भी जो है उसके पास नौकरी नहीं है और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसका रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो इसीलिए बढ़ती जा रही है बिकॉज जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं वो कम हो गई है इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो यंग पीपल हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ आईटी सर्विसेज की ही क्यों बात कर रही हूँ, और भी तो कितनी जगह है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफ़ी हाई है, लेकिन आईटी की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है, ज़्यादातर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो वहाँ पर जॉब सीख कर रहे हैं। क्योंकि जो सर्विस सेक्टर कंपनीज़ हैं इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, बैंकिंग और फाइनेंस सेगमेंट में जो है इट कंप्राइजेज ऑफ नियरली हाफ ऑफ द न्यू जॉब्स विच वर क्रिएटेड इन फाइनेंशियल ईयर 2023, जबकि जो बाकी फर्म्स हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंजम्पशन सेक्टर, वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है मॉडरेट जॉब क्रिएशन रहता है। तो इसीलिए आईटी के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको उम्मीदें रहती हैं कि हमें इस सेक्टर में काम मिलेगा। तो अगर हम टोटल जॉब्स की बात करें तो 8.12 मिलियन न्यू जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हुई थी बाय द इंडियन कंपनीज़, और जो फर्म्स थी इन दीज 3 सर्विस सेक्टर उन्होंने क्रिएट की थी 3.91 मिलियन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ईयर। और अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर 2.06 मिलियन जो है जॉब क्रिएट हुई थी, फॉलोड बाय बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो आईटी सेक्टर है वो कितना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो वहीं से आ जाती हैं। तो इसलिए जब ऐसे सेक्टर के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता हुआ दिखता है तो ये टेंशन की बात है, क्योंकि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड में, यानी पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड में जो इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट था स्पेशली बिटवीन द पीपल एज बिटवीन 20 to 24 ईयर्स, वो 44.49% था, जबकि उससे पिछले साल जो है वो 43.65% था। तो ये बढ़ गया है। इसके अलावा अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखें बिटवीन 25 to 29 तो वो भी बढ़ गया है। तो लास्ट ईयर इट वाज 14.33% और लास्ट टू लास्ट ईयर इट वाज 13.35%। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ओवरऑल इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ती जा रही है। और अगर हम इंडिया की जो है इकोनॉमी की बात करें, जिसके बारे में बार बार सरकार हमें बताती है कि कैसे जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कितना अच्छा कर रही है, क्योंकि जो हमारी कंट्री है इट हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन with 43.3 मिलियन यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट्स इन द ईयर 2022। तो ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है बट जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं मिल रहा। बच्चे पढ़ तो रहे हैं, कॉलेज तो जा रहे हैं, लेकिन उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं। अगर हम पिछले 20 साल के अंदर देखें तो ओवरऑल इंडिया का जो जॉब मार्केट है उसमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है इन सर्टेन लेबर इंडिकेटर्स, जैसे कि जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है जो है थोड़ी बहुत बेटर हुई है, लेकिन ओवरऑल सेम है, ज़्यादा जो है चेंजेस नहीं हुए हैं, अभी भी चैलेंजेस हैं। अगर हम नॉन फार्म सेक्टर्स की बात करें तो उनमें कोई भी ग्रोथ देखी नहीं गई है, यानी इतनी सफिशेंट ग्रोथ नहीं है कि वो वर्कर्स को एब्जॉर्ब कर सके फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं अराउंड 90% आर एंगेज्ड इन इनफॉर्मल वर्क, और जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का प्रपोर्शन है जो कि 2000 के बाद जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन 2018 के बाद से जो है इसमें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बट ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है? क्योंकि 2000 से लेकर 2018 तक यानी जो 18 ईयर्स ये बीते, ये काफ़ी अच्छे बीते, काफ़ी जॉब्स भी लगी, काफ़ी इंडिया के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन 2018 के बाद से जो है अब डिक्लाइन हो रहा है। बट क्यों? तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की डेमोग्राफिक्स की बात करें, तो काफ़ी सारे यूथ को जो है उनकी लोकेशन का फ़ायदा मिलता है, और काफ़ी सारे लोगों के लिए उनकी जो लोकेशन है वही डिसएडवांटेज बन जाती है। अब जो है ग्रेजुएट काफ़ी हैं, लोग कॉलेजेस जा रहे हैं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जॉब सीख करने के लिए जो नेसेसरी स्किल्स होती हैं वो उनके पास नहीं होती हैं, वो लैकिंग होती हैं। क्योंकि कॉलेज में चले जाते हैं, थ्योरेटिकली सब पढ़ लेते हैं, सब याद हो जाता है, बट जॉब सीख करने के लिए जो स्किल चाहिए वो नहीं होती। तो जो डिजिटल लिटरेसी स्किल्स है वो लैकिंग है। 75% लोग जो हैं दे आर अनएबल टू सेंड ईमेल्स विद अटैचमेंट्स, 60% पीपल आर नॉट एबल टू डू कॉपी एंड पेस्ट फाइल्स, 90% लोगों को जो
बेसिक स्प्रेडशीट का काम है, जैसे मैथमेटिकल फार्मूला उसके अंदर पुट करना, वो उन्हें नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम से तो इंडिया पहले भी डील कर रहा था। ये सब जिनके बारे में बता रही हूँ ये एजुकेटेड है, इनके पास प्रॉपर डिग्री है, लेकिन ये बेसिक काम उन्हें नहीं आते। इसके अलावा जो नई प्रॉब्लम अब इंडिया के पास आ गई है वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट है जो कि एम्प्लॉय करता है वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ को इन दी आईटी एंड सर्विसेज, तो उनका जो हायरिंग सेक्टर है वो काफ़ी स्लो हो गया है। और इसका रीज़न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो काफ़ी जो है तेज़ी से बढ़ रहा है और आईटी के अंदर काफ़ी सारे जो रोल्स हैं जो कि बहुत बेसिक थे वो अब रिडंडेंट हो गए हैं, यानी उसके लिए लोगों की ज़रूरत नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं है कि वो बेसिक काम करे जो एआई है वो काम कर सकती है। और ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं है, बाकी जगहों पे भी सेम चीज़ जो है देखने को मिल रही है। तो पहले क्या होता था, ज़्यादातर जो कॉलेज ग्रेजुएट्स होते थे उनके पास बेसिक स्किल होती थी और इसके लिए उन्हें हायर कर लिया जाता था। बट अब जो है ये जो बेसिक स्किल की जो पहले जॉब्स थी वो कौन ध्यान रख रहा है, उसका टेक्नोलॉजी ध्यान रख रही है। तो जो हायरिंग थी फॉर बोथ आईटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेक्शन वो काफ़ी कम हो गई है, 18% कम हो गई है। और आईटी के अंदर सबसे बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, उसके जो 14 सेक्टर्स हैं उसके अंदर काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ओवरऑल 5% का ड्रॉप हुआ है इन जॉब पोस्टिंग्स इन 2023। और इसका रीज़न है डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच, स्किल का मिसमैच, क्योंकि जो यूथ अनएम्प्लॉयड है इंडिया के अंदर उनके अंदर जो है वो स्किल नहीं है जो कि कंपनी को चाहिए, और जो बेसिक स्किल चाहिए थी वो अब टेक्नोलॉजी की वजह से वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, वो जॉब्स ख़त्म हो गई हैं। तो फिर अब यूथ को कहाँ जाना पड़ेगा, उन्हें जॉब कैसे मिलेगी? तो ऐसा नहीं है कि सारी जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, आईटी सेक्टर का ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पर जॉब्स हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने आईटी के अंदर अपना ग्रेजुएशन कर लिया, उस पर फोकस किया कि उसमें इतनी जॉब्स थी, तो इस वजह से वो जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है उसको ध्यान में नहीं रख रहे। जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो जॉब पोस्टिंग्स हैं उसके अंदर 6% राइज हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, अपना जो ध्यान है वो दूसरे सेक्टर्स पे भी देखना होगा कि अब कहाँ पर ज़रूरत है, कहाँ पर जो है हमें जॉब मिल सकती है। तो जो नीड है वो चेंज हो रही है। तो जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हें देखना होगा कि हम कहाँ जाके काम करें सारा, क्योंकि आईटी के अंदर काफ़ी चीज़ें एआई देख रहा है, तो दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि कहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो बात हो गई प्राइवेट सेक्टर की। अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो क्या होता है कि हमें दूसरी कंपनीज़ पर, बाहर की कंपनीज़ पर जो है डिपेंडेंट होना पड़ता है कि वो आएंगी हमें जॉब देंगी, या कोई बड़ी कंपनी जो आएगी वो हमें जॉब देगी। लेकिन पब्लिक सेक्टर तो गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट को जो है वैकेंसीज़ निकालनी होती है, रिक्रूटमेंट करना होता है, जिससे हमें जॉब मिल सकती है। इनफैक्ट अगर इंडिया के अंदर हम परसेंटेज की बात करें तो 35.9% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर एम्प्लॉयड इन द प्राइवेट सेक्टर, जबकि जो 76.0% लोग हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो ये क्या क्या इंक्लूड करेगा, गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंक्लूड करते हैं बिजनेसेस विच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और प्राइवेट ग्रुप्स। तो जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके पास जो है बहुत ज़्यादा काम है, वो वर्कड अप है, और कितने सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार बैठे हैं क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है। ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो हर साल ये तो बताती है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी हैं, बट ये नहीं बताती कि इसे कब फिल किया जाएगा, कब लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। अगर मैं राजस्थान जुडिशरी की बात करूं तो वहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो टेक्निकली हर साल निकलनी चाहिए, लेकिन पिछले 2 सालों से जो है वैकेंसी नहीं निकाली गई, और अब इलेक्शन से जस्ट पहले वैकेंसी निकाली गई है ताकि वो ये बता सकें कि कितना रोज़गार वो लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये जो वो पूरा लॉजिक होता है कि इलेक्शन से पहले निकालेंगे, पहले वैकेंसी नहीं निकाली है, कि कहीं इलेक्शन से पहले हमारे पास वैकेंसी नहीं रही, ये बताने के लिए कि हम रोज़गार दे रहे हैं, तो कैसे चलेगा। लेकिन इस टेक्निक से किसको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो आम आदमी है, जो बेरोज़गार है, उसे काम चाहिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो काम उसे कैसे मिलेगा, कौन सी सरकार या पार्टी उसे दे रही है। सो इट्स हाई टाइम कि हम लोग अपने बारे में सोचें, क्योंकि जो सरकार हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें ये लगता है कि हम ये दिखा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखा सकें कि
हम किसको एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं। क्योंकि जब मैनिफेस्टो होता है, जब ये वादे किए जा रहे होते हैं इलेक्शन से पहले, तो ये कहा जा रहा होता है कि इतनी लाख जो है नौकरियां दी जाएंगी और ये नौकरियां गवर्नमेंट दे सकती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास स्कोप नहीं है। जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर काफ़ी वैकेंसी है। जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि वो कितने वर्कड अप हैं, उनके पास कितना काम है। ऐसे में वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। लेकिन जब वैकेंसी निकाली नहीं जाएंगी, वैकेंसी निकालने के बाद भी अगर रिक्रूट नहीं किया जाएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे हमें और आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। सो इट्स हाई टाइम कि हम अपनी स्किल पे ध्यान दें, अपने आप को सही करें ताकि जो है नौकरियाँ मिल सकें। क्योंकि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इसी से पता चलता है कि कुछ टाइम पहले जो है सुनने में आया था कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से रशिया जैसी जगह पर जा रहे हैं, यूक्रेन जैसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर इतना वॉर चल रहा है, क्योंकि उन्हें किसी ने कह दिया कि वहाँ पे अगर वो जाएंगे तो उन्हें नौकरियाँ मिल जाएंगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी प्रॉब्लम है वो इन्हीं सब बातों से पता चलता है कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना भी ऐसी जगह जा रहे हैं। So this was all about the unemployment in India. I hope this information and analysis was helpful to all of you. Please मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।